हेलो एवरीवन, आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पर स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड दिस लेक्चर इज फ्रॉम सीमेंट। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हेडिंग कि सीमेंट में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। सो ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से कन्वेंशनल क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जामिनेशंस के अंदर दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हम वन बाय वन ईच टेस्ट को देखेंगे, उसका इम्पोर्टेंस को समझेंगे एंड अपना क्वेश्चन एंड आंसर की जो स्ट्रैटेजी है वो डेवलप करते चलेंगे। सो आप बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए, तब जाके आप कुछ सीखोगे। इट इज इम्पोर्टेंट। सो चलिए शुरू करते हैं। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट तो सबसे पहले हम ये जान लें कि कितने तरह के टेस्ट बेसिकली होते हैं। तो बेसिकली सीमेंट पर आप दो तरह के टेस्ट करते हो, फील्ड टेस्ट एंड लैब टेस्ट। ओके, फील्ड टेस्ट में बेसिकली हम तीन तरह का टेस्ट करते हैं, मतलब तीन चीजों को पता लगाने के लिए। उसका कलर टेस्टिंग करते हैं, कलर टेस्ट। सेकेंड, फिजिकल प्रॉपर्टीज टेस्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट। तीसरी, प्रेजेंस ऑफ लम्प्स। हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कहीं सीमेंट में लम्प्स तो नहीं है। प्रेजेंस ऑफ लम्प। तो ये हो गया आपका फील्ड टेस्ट। लैब टेस्ट अब अगेन टू कैटेगरी में सब डिवाइडेड है। फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट। दूसरी केमिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट। ओके, अब इसके फिजिकल टेस्ट में क्या क्या आएंगे उसको लिखिए। आप टेबल को कंटिन्यू करिएगा, यहां पे हमें स्पेस नहीं बन पाया। आप लिखिए फिजिकल टेस्ट। लिखिए सबसे पहला फाइननेस टेस्ट। फाइननेस टेस्ट, सीमेंट कितना फाइन है ये पता लगाने के लिए। सीमेंट की कंसिस्टेंसी क्या है वो पता लगाने के लिए कंसिस्टेंसी टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट। सेटिंग टाइम टेस्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम दोनों। सेटिंग टाइम टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट, हर एक टेस्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। साउंडनेस टेस्ट। फिर स्ट्रेंथ टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, स्ट्रेंथ पता लगाना। स्ट्रेंथ टेस्ट, स्ट्रेंथ कितने तरह का होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, ये सारे। छठा, हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट, हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट। सेवेंथ, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। तो ये सारे हो गए फिजिकल टेस्ट। इनको फिजिकल टेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट हम करेंगे इसमें जिस पैरामीटर के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं उस चीज को हम फील कर पाएंगे, उस चीज को हम फील कर पाएंगे, इसलिए हम उसे फिजिकल टेस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप वेट ऑफ सीमेंट को फील कर पाओगे कि कितना वेट है। हीट ऑफ हाइड्रेशन, आप हीट को फील कर पाओगे। ठीक है, साउंडनेस, साउंडनेस को आप फिजिकली देख पाओगे, सीमेंट साउंड है या नहीं है, सीमेंट अच्छी है या खराब है। सीमेंट का स्ट्रेंथ आप फील कर पाओगे, है ना। कंसिस्टेंसी मतलब कितना गीला है, कितना कम गीला है, इन सब चीजों को आप देख पाओगे। फाइननेस अगेन आप हाथों से फील कर पाओगे, इसलिए ये सारे क्या है, फिजिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट, ये केवल दो ही टेस्ट होता है, केमिकल टेस्ट। इसमें लिखिए पहला, लॉस ऑन इग्निशन, लॉस ऑन इग्निशन।
दूसरा केमिकल कंपोजिशन टेस्ट, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। ओके, तो इतने सारे टेस्ट हैं और मैं आपको बता दूं ये सारे टेस्ट में से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इन सारे टेस्ट में से आपको सवाल पूछा जाता है। अभी तो सीमेंट को टेस्ट करना है, तो सीमेंट को टेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको सीमेंट का सैंपल चाहिए, है ना। सीमेंट को टेस्ट करना है तो सीमेंट का आपको सैंपल चाहिए, तो आपको सैंपल का कहाँ से आप कलेक्ट करोगे? देखो, दो तरह से आप सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं। तो लिखिए, एक नोट बनाइए, इंपॉर्टेंट नोट है, इस पर भी बहुत अनेक बार क्वेश्चन पूछी गई है। जस्ट ए मिनट, हमें अपना पेन पेपर सही करने दीजिए। ओके, नोट, नोट लिखिए, लिखिए सैंपल कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन। अभी देखिए, दो तरह से सैंपल कलेक्शन हो सकता है। एक तो ये कि मान लो आपके पास जो सीमेंट है उसका हीप लगा हुआ है, मतलब उसका ढेला लगा हुआ है, लूज सीमेंट है, इस तरह से आपने जमा करके रख दिया, लूज सीमेंट, ठीक है। या फिर आपने सीमेंट को बैग में पैक करके रख दिया, सीमेंट बैग्स, है ना। ये दो तरह से, ये दो पॉसिबिलिटी है। तो मान लो आप लूज सीमेंट से आप सैंपल लेना चाहोगे, लूज सीमेंट से सैंपल लेने का कोशिश करोगे, तो हमें ये जो लूज सीमेंट का हीप है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? हीप, मतलब टीला। तो ये जो लूज सीमेंट का हीप है, इसे कोई 12 पॉइंट से, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट, दूसरा इधर से ले लिया, तीसरा थोड़ा इधर से सीमेंट ले लिया, इधर से ले लिया, थोड़ा इधर से ले लिया, इधर से ले लिया, इधर से ले लिया, इधर से ले लिया, ऐसे हम 12 डिफरेंट पॉइंट से, 12 डिफरेंट पॉइंट से हम सीमेंट सैंपल कलेक्ट करेंगे, ठीक है। 12 डिफरेंट पॉइंट से सीमेंट सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा। उसी तरह से अगर बैग में है, सीमेंट को बैग में पैक करके रखा गया है, तो 12 डिफरेंट बैग से आप सीमेंट सैंपल को कलेक्ट करोगे, 12 डिफरेंट बैग्स। तो ये होती है सैंपल कलेक्शन। तो इसमें ये 12 जो है, 12 एक जो नंबर आपको बता रहे हैं, इस नंबर को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो लिखिए, when cement is loose, it must be taken from at least 12 different points from the heap for testing, and when it is packed in bags, it must be taken from 12 different bags for testing purpose. Next, field test. तो सबसे पहला, color of cement. Color of cement should be uniform gray. Color of cement should be uniform gray, should be uniform ग्रे। आप देखना सीमेंट का कलर ग्रे हो, और हर मतलब चारों बगल आपको ग्रे ही हो, मतलब पूरा का पूरा सीमेंट ग्रे हो, ऐसा नहीं कहीं पे कोई डिफरेंट कलर है सीमेंट में, ठीक है, पूरा सीमेंट ग्रे होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जब आप दो फिंगर के बीच अपने हाथों में हथेली पे सीमेंट को रख के दो फिंगर के बीच सीमेंट को रब करेंगे ना, तो आपको स्मूथ फीलिंग होना चाहिए, ये नहीं कि हार्ड। क्यों? अगर हार्ड हो रहा है मतलब स्मूथ फीलिंग अगर नहीं हो रहा है, रफ रफ फीलिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो क्लिंकर था वो परफेक्टली पल्वराइज नहीं हुआ है, मतलब अच्छे से आपने पाउडर फॉर्म में नहीं बनाया, मतलब ज्यादा फाइन नहीं है सीमेंट, और अगर ज्यादा फाइन नहीं है तो वो अच्छा नहीं है, फाइननेस होना चाहिए, ठीक है। तो आप जब दो फिंगर के बीच थोड़ा सीमेंट रख के रब करोगे तो आपको स्मूथ फीलिंग आना चाहिए उससे। तो लिखिए, सीमेंट should feel smooth when touched, जब आप उसको छुए, when touched, और rub between two fingers, और rub between two finger। अभी तीसरा पॉइंट, अगर मान लो कहीं पे एक सीमेंट का हीप रखा हुआ है, ठीक है, सीमेंट आपने जमा करके कहीं पे रख दिया लूज सीमेंट,
अब इस सीमेंट के हीप में अगर आप हाथ घुसा दोगे, हाथ इंसर्ट कर दिया आपने, तो आपको ठंडा महसूस होना चाहिए अंदर अंदर, ये नहीं कि आपको गर्मी महसूस हो। क्यों? अगर गर्मी महसूस हो रहा है मतलब वहां पे हीट निकल रही है, मतलब हाइड्रेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं सीमेंट एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है और धीरे धीरे सेट हो रहा है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप जैसे सीमेंट में हाथ घुसाएंगे तो आपको कूल फीलिंग होनी चाहिए, नॉट वार्म। तो लिखिए इफ hand is inserted, if hand is inserted in a heap of cement, in a heap of cement, it should feel cool, comma not warm, not warm। चौथा, आपको पता है जो सीमेंट है ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज करके बनाई जाती है, क्योंकि देखिए इसका जो इंग्रेडिएंट है सीमेंट का, वो क्या, लाइम, सिलिका, अलुमिना, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है, तो ऐसा कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंड हमने यूज किया है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, इट इज कंप्लीटली इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो डेंसिटी है, क्या ये वाटर से अधिक होती है? भले एक टाइम पे आप लकड़ी का जो डेंसिटी है वो पानी से कम हो सकता है, लेकिन आपका जो ये है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी डेंसिटी हमेशा वाटर से अधिक होती है। तो आप थोड़ा सा सीमेंट ले लो और उसको पानी वगैरह फेंक दो, तो वो सीमेंट पानी के अंदर डूबना चाहिए क्या, है ना? वो सीमेंट पानी के अंदर डूबना चाहिए। अगर वो सीमेंट पानी के अंदर डूब नहीं रहा है, ऊपर ही फ्लोट हो रहा है, तैर रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सीमेंट आपका अच्छा नहीं है। तो लिखिए इफ ए small quantity of cement is thrown in bucket, it should sink into it, comma, it should not float on the surface, should not float on the surface of water, comma, because cement is made up of inorganic material which has more density than water, which has more density than water। समझ में आया? ओके, मतलब आप एक बाल्टी में पानी रख दो, सीमेंट फेंक दो, तो सीमेंट डूबना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट देखिए, सीमेंट में किसी भी तरह का लम्स नहीं होना चाहिए। लम्स मतलब ढेला, छोटा छोटा ढेला। ओके, मतलब सीमेंट का हीप अगर आपने रखा है, उसके अंदर बॉल जैसा एक बन गया, ढेला बन गया, तो इस तरह का लम्स नहीं होना चाहिए। क्यों? लम्स सीमेंट में तभी फॉर्म होगा जब सीमेंट जो है एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और वहां पे हाइड्रेशन हो रहा है सीमेंट के अंदर, तो वो एक जिस लोकेशन पे हाइड्रेशन हो रही है उस लोकेशन पे एक लंप बन गया, मतलब उस लोकेशन पे सीमेंट धीरे धीरे सेट हो रहा है और एक बॉल जैसा बना दिया। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, सीमेंट में लम्स नहीं होना चाहिए। अगर लम्स होता है तो इसके कारण क्या होता है, हाइड्रेशन आपका परफेक्टली नहीं होता है। बाद में जब आप सीमेंट में पानी मिलाओगे तो योर हाइड्रेशन विल बी नॉट परफेक्ट। ओके, तो लिखिए इसके बारे में, सीमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी लम्स, cement must be free from any lumps
because lumps are formed due to absorption of moisture from atmosphere which is responsible for uncontrolled hydration of cement, which is responsible for uncontrolled hydration of cement. ओके, तो सीमेंट आपका लम्प से वंचित होना चाहिए, सीमेंट में किसी भी तरह का लम्प्स नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्या होगा, हाइड्रेशन आपका अच्छे से नहीं होगा सीमेंट का। ठीक है, नाउ फील्ड टेस्ट में ही और एक चीज है, लिखिए फील्ड स्ट्रेंथ टेस्ट। मान लो कि आपको फील्ड में स्ट्रेंथ निकालनी है उस सीमेंट की, तो आप कैसे निकालोगे, फील्ड स्ट्रेंथ टेस्ट। तो देखिए हम क्या करते हैं फील्ड स्ट्रेंथ टेस्ट में, इंपॉर्टेंट है, देखिए हम एक बीम बनाते हैं। ओके, हम एक बीम बनाते हैं साइज 25x25x200 mm। ओके, सीमेंट मोर्टार को यूज करके, कंक्रीट नहीं, केवल सीमेंट एंड फाइन एग्रीगेट वगैरह मिक्स करके हम सीमेंट मोर्टार को यूज करके एक बीम बनाया। ठीक है, एक बीम बनाया और इसका डायमेंशन कैसा है, इसका डायमेंशन है 25x200 mm। ओके, इसका लेंथ है 200 mm, क्रॉस सेक्शन है 25x25। ओके, यूजिंग सीमेंट मोर्टार। नाउ अब हमने मीन्स 150 मीटर अपार्ट, ओके, हमने दो, इसको सिंपली सपोर्टेड हमने प्रोवाइड किया, सिंपल सपोर्ट, और ये ऐसा कुछ कि ये जो सपोर्ट के बीच में जो गैप है इट इज 150 mm। ठीक है, अच्छा, ये सीमेंट मोर्टार को यूज करके इस डायमेंशन का बीम बनाने के बाद इसको हम 7 डेज के लिए वाटर में इमर्स करके रखते हैं ताकि वो स्ट्रेंथ गेन कर पाए। ओके, ताकि हाइड्रेशन हो पाए 7 दिनों तक और अपना स्ट्रेंथ गेन कर पाए। ठीक है, फिर हम टेस्टिंग करते हैं, फिर हम ये सपोर्ट कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो आफ्टर 7 डेज एक पॉइंट लोड हम अप्लाई करते हैं इसके सेंटर पे ऑफ 340 न्यूटन। ओके, सो तो ये अगर सीमेंट आपका अच्छा है ना, तो जब आप 7 दिनों के बाद ये टेस्टिंग करोगे तो आपका किसी भी तरह का फेलियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर सीमेंट बुरी है, अच्छी नहीं है, तो जब ये 340 न्यूटन का लोड हम लगाएंगे तो आपका ये बीम जो है टूट जाएगा, फेल हो जाएगा, क्रैक डेवलपमेंट होगा, ये सब चीज होंगे। ठीक है, लेकिन फॉर ए गुड सीमेंट देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ क्रैक डेवलपमेंट और एनी साइन ऑफ फेलियर। तो दिस इज द फील्ड स्ट्रेंथ टेस्ट जो कि 7 दिनों बाद की जाती है। तो इसके बारे में लिखिए प्रोसीड्यूर इसका। फर्स्ट पॉइंट, a beam of 25 mm 25 into 25 into 200 mm is casted using cement mortar and immersed in water for 7 days. Second point, after 7 days it is tested by applying a point load
of 340 Newton as shown in figure, फिगर बना लीजिए। जो फिगर हमने पहले एक्सप्लेन किया उस फिगर को बना लीजिए। इसके बाद लिखिए, फिगर बनाने के बाद लिखिए, फॉर गुड सीमेंट there must be no sign of failure. There must be no sign of failure. ओके, किसी भी तरह का अगर फेलियर नहीं है तो वो सीमेंट अच्छी है, वरना वो सीमेंट बुरी है, उसका स्ट्रेंथ बेकार है, ये कह देंगे। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फील्ड टेस्ट मेथड। अब हम देखेंगे फिजिकल लैबोरेटरी टेस्ट मेथड, मतलब लैबोरेटरी टेस्ट मेथड देखेंगे, उसमें फिजिकल टेस्ट के बारे में पहले देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ओके, सो इस पर ज्यादा फोकस करिएगा। हम शुरू करेंगे फाइनेस्ट टेस्ट से और वन बाय वन हम टेस्टिंग पढ़ते रहेंगे। ओके, लैबोरेटरी टेस्ट। ओके, फिजिकल टेस्ट। लैबोरेटरी टेस्ट में हम देखेंगे फिजिकल टेस्ट। इसमें सबसे पहला टाइप ऑफ टेस्ट है फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट कैसे किया जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको आगे बताने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं जब तक बोलूं नहीं तब तक आप लिखना मत, ठीक है? ओके, क्योंकि हम आपको प्रॉपर नोट्स बताएंगे, प्रॉपर नोट्स आपको यहाँ पे लिखवा देंगे, लेकिन नोट्स लिखवाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको समझाऊंगा। तो जब मैं समझाऊं चीजों को या फिर जब मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, फिर बाद में मैं उन सब चीजों को आपको नोट्स में लिखवा दूंगा। तो इससे होगा क्या, आप चीजें समझ जाओगे और समझकर जब नोट्स पे लिखोगे तब नोट्स लिखने का आनंद ही कुछ और आएगा। ठीक है, तो इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। अभी तो आप लिख सकते हैं fineness test of cement. The fineness test of cement can be tested in fineness of cement can be tested in two ways. Two ways, यहाँ पे मैंने 3 टेस्ट का नाम लिखा है, लेकिन वो बेसिकली 2 तरीके से ही टेस्ट होता है। एक्चुअली ऐसा करिए कि सीव मेथड पे एक लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। ये एक अलग कैटेगरी का टेस्ट हो गया सीव मेथड। दूसरा हो गया एयर परमिएबिलिटी मेथड और नर्स एंड ब्लेन टेस्ट, सेडिमेंटेशन मेथड और वेंगर टर्बिडी मीटर मेथड। अब इन तीनों टेस्ट में से सबसे पॉपुलर टेस्ट कौन सा है? तो सबसे पॉपुलर या फिर स्टैंडर्ड टेस्ट जो हम अडॉप्ट करते हैं एनी टाइम इन लैबोरेटरी फॉर मेजरमेंट ऑफ द फाइननेस ऑफ सीमेंट इज नर्स एंड ब्लेन टेस्ट। तो ये नाम ज्यादा पॉपुलर है, अब ध्यान रखना। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि नर्स एंड ब्लेन apparatus is used to measure fineness of cement, या फिर नर्स एंड ब्लेन टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर फाइननेस ऑफ सीमेंट। किसी भी तरह से ये नाम आपसे पूछा जा सकता है। या फिर एयर परमिएबिलिटी मेथड किस पर्पज से यूज होता है, ठीक है, सेडिमेंटेशन मेथड, ओके, और वेंगर टर्बिडिटी मेथड, ये सारे नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहां तक लिखिए, इसके बाद मत लिखिएगा। अब सुनिए कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है इन दोनों टेस्ट के पीछे, कंसेप्ट क्या है जरा उसके बारे में सुनते हैं। तो देखो, फाइननेस आपको मेजर करना है ना, मींस अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटा होगा, सीमेंट का जो ग्रेन साइज है, दाना का जो साइज है वो बहुत छोटा होगा, तो ऐसा सीमेंट ज्यादा फाइन होगा, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले दिमाग में आया कि हम चलिए इसका पार्टिकल का साइज मेजर कर लेंगे। तो कोई एक स्टैंडर्ड साइज हम सिलेक्ट करते हैं और उस स्टैंडर्ड साइज को अगर सीमेंट पास करता है तो हम सीमेंट को फाइन कहेंगे, ठीक है, और अगर पास नहीं करता है तो हम उसको कोर्स कहेंगे। और वो स्टैंडर्ड साइज क्या है? 90 माइक्रोन। 90 माइक्रोन 90 माइक्रोन से अगर सीमेंट का जो ग्रेन साइज है 90 माइक्रोन साइज से कम है तो सीमेंट को हम फाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका अपनाया गया सीव करने का। सीव मतलब एक जाली होता है जिसपे आप सीमेंट डालोगे और उससे मटेरियल पास हो जाएगा। अगर सीमेंट 90 माइक्रोन से फाइन है तो उस सीव से पास हो जाएगा, और जितना फाइन नहीं है वो उस सीव के ऊपर रिटेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड को यूज किया गया टू कैलकुलेट द फाइननेस ऑफ सीमेंट, लेकिन इसमें बहुत सारे फॉल्ट हैं, डिमेरिट्स हैं।
एक्चुअली फॉल्ट क्या है, डिमेरिट क्या है, आप जब ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी हम सीव एनालिसिस करते हैं तब हम ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं। तो ये जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ना, जो सीमेंट के लिए आप बनाओगे, क्योंकि सीमेंट का आपने सीव एनालिसिस किया, तो जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाओगे वो परफेक्टली बन नहीं पाता है ना, तो हमारा एनालिसिस परफेक्ट नहीं हो पाता, हमारा एनालिसिस सटीक नहीं हो पाता। इसलिए ये जो मेथड है इट इज नॉट वेरी मच पॉपुलर, हाँ लेकिन ये एक तरह का मेथड है। अब दूसरे पे आते हैं, एयर परमिबिलिटी मेथड एंड सेडिमेंटेशन मेथड। तो ये दोनों जो मेथड है ये किस कंसेप्ट पर आधारित है इसके बारे में बताते हैं। लेकिन पहला वाला मेथड जो कंसेप्ट पर आधारित था वो आप लिख लो यहाँ पे। पहले वाले मेथड में हम क्या कर रहे हैं, ग्रेन साइज का मेजरमेंट कर रहे हैं, ग्रेन साइज है ना। अब दूसरे मेथड में, दूसरे और तीसरे मेथड में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया का कैलकुलेशन करते हैं। किसी तरह से स्पेसिफिक सरफेस एरिया को कैलकुलेट करते हैं। तो जिसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया अधिक है, जिस सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया अधिक होगा उसको हम कहते हैं कि वो ज्यादा फाइन है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? तो देखिए एक बेसिक सी कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल ले लो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट ले लो, अगर वो फॉर एग्जांपल हम आपको डायग्राम में बताते हैं तब समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल कि एक कंटेनर है जिसकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, अभी इसमें आपने 10 किलो मटेरियल, कोई भी एक मटेरियल 10 केजी वेट का ले लो, सेम 10 केजी वेट का सेम मटेरियल ले लो, लेकिन कंटेनर 1 में आपने बड़े बड़े पार्टिकल्स को डाले, ठीक है, मटेरियल कुछ ऐसा है कि उसका जो ग्रेन साइज है वो ज्यादा बड़ा बड़ा है। कंटेनर 2 में आपने सेम 10 किलो डाला लेकिन उसका मटेरियल, उसका जो ग्रेन साइज है वो छोटा छोटा है, मतलब दाना छोटा छोटा है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल साइज है। तो यहां से डायग्राम से ही आपको देखने को मिल रहा है कि जो कंटेनर 2 का मटेरियल है वो ज्यादा फाइन है। ओके, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम 1 v1 मान लो और ये v2, वॉल्यूम कांस्टेंट v1 इक्वल टू v2। ओके, वेट भी आपने सेम ले लिया, लेकिन कंटेनर 1 में चूंकि पार्टिकल साइज बड़ा है तो इसका जो सरफेस एरिया है ना, मतलब टोटल सरफेस एरिया, फॉर एग्जांपल कंटेनर 1 का जो ये जो एक सिंगल पार्टिकल है, ठीक है, इस सिंगल पार्टिकल जो का जो सरफेस एरिया है, लेट्स सपोज इट इज a, ठीक है, a1 मान लो। नाउ इसी पार्टिकल को, सिंगल पार्टिकल को, इसका जो वॉल्यूम है, मान लो इस सिंगल पार्टिकल का वॉल्यूम है v1 या फिर va, ऐसे मान लीजिए इस सिंगल पार्टिकल का वॉल्यूम। अब इस va वॉल्यूम को हम बहुत छोटे छोटे दानों में अगर तोड़ देंगे, ओके, इसका भी वॉल्यूम है सेम va, लेकिन सरफेस एरिया इस केस में ज्यादा होगा। मान लो सरफेस एरिया a2 है तो a2 विल बी ग्रेटर देन a1, क्योंकि वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल का, हर एक पार्टिकल का अपना एक सरफेस एरिया है, हर एक पार्टिकल का अपना एक सरफेस एरिया आ गया। तो ओवरऑल सरफेस एरिया जो होगा, जो फाइन होगा ना, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आया बात? ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका एक पार्टिकल था, अब क्या हो गया, ब्रेक होके वो छोटे छोटे अनेक पार्टिकल में आ गए। तो इसका जो ओवरऑल सरफेस एरिया है, इसके कंपैरिजन में इन छोटे छोटे पार्टिकल्स का अगर सरफेस एरिया आप ऐड करोगे तो वो इसके सरफेस एरिया से अधिक हो जाएगा। कहने का मतलब है a2 a1 से अधिक हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज करते हैं एयर परमिबिलिटी मेथड या फिर नर्स एंड ब्लिंग टेस्ट या फिर सेडिमेंटेशन टेक्निक में हम क्या करते हैं, सीमेंट की सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर सीमेंट का सरफेस एरिया ज्यादा तो इसका मतलब क्या है, सीमेंट का फाइननेस ज्यादा। अब यहाँ पे जो सरफेस एरिया हम कैलकुलेट करते हैं वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं, मतलब सरफेस एरिया पर यूनिट वेट। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर वेट ऑफ सीमेंट आपने कंसीडर किया होगा, तो उस पर्टिकुलर वेट ऑफ सीमेंट का सरफेस एरिया कितना है ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा आएगा वो सीमेंट ज्यादा फाइन होगा, हमें पता चल जाएगा। समझ रहे आप? तो अब ये हम सरफेस एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो इसका कंसेप्ट हम अभी आपको समझाते हैं इन दोनों टेस्ट का। सो
चलिए, तो सबसे पहले हम आपको सीव टेस्ट के बारे में बताते हैं। तो लिखिए इसके बारे में, आप लिखना आप शुरू करिए। लिखिए बाय दिस टेस्ट, या फिर ऐसे लिखिए बाय दिस मेथड the fineness of the cement is detected by measuring the grain size। आप ध्यान रखिए, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं फॉर यूपीएससी। तो यूपीएससी में आप चीज़ों को याद करके नहीं जा सकते, बहुत सारा चीज़ है सिविल इंजीनियरिंग में, इसलिए हम आराम से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, ताकि आप अच्छे से अपने तरीके से अपना पॉइंट या फिर अपना लॉजिक, अपना समझ पेश कर पाओ एग्जामिनेशन पेपर में। मान लो अगर हमारे लिखाए हुए चीज़ें याद भी नहीं है अगर, लेकिन हम जो बोले हैं कम से कम उतना अगर आपको याद है, तो आप अपने स्टेटमेंट में, अपने सेंटेंस में आप आंसर बना के पेश कर सकते हो। ओके, सो हम अच्छे से समझेंगे। हमको फैक्चुअल स्टडी नहीं करनी है, हमको समझ के स्टडी करनी है चीजों को, ठीक है, बाय हार्ट नहीं करना है। तो सीव टेस्ट मीन्स आप ग्रेन साइज का मेजरमेंट करते हो और आप बताते हो कि सीमेंट फाइन है या नहीं है, ठीक है। तो इसका प्रोसीड्यूर क्या है? हम क्या करते हैं, 100 ग्राम ऑफ सीमेंट सैंपल कंसीडर करते हैं। 100 ग्राम ऑफ सीमेंट सैंपल इज टेकन। Cement sample is taken and अभी मान लो सीमेंट में कोई लंप है, ठीक है, मतलब कोई अंदर में कोई ढेला है सीमेंट में, तो उन लंप को आप तोड़ दो। ओके, एंड इफ lumps were present it is grounded to zero value, it is grounded to zero value। ओके, ये आपने कर लिया। अब सेकेंड स्टेप, आप एक सीव कंसीडर करोगे। हम 90 माइक्रोन इंडियन स्टैंडर्ड सीव को कंसीडर करेंगे और उस सीव से हम इसको सीव करेंगे। ये जो 100 ग्राम ऑफ सैंपल हमने कंसीडर किया, उससे हम सीव करेंगे। लिखिए, देन सीविंग इज डन फॉर 15 मिनट। कम से कम 15 मिनट तक आप सीव करोगे। फॉर 15 मिनट using 90 micron Indian standard sieve, using 90 micron Indian standard sieve। ओके, मीन्स ये आपका 90 माइक्रोन इंडियन स्टैंडर्ड सीव है, आईएस सीव, इसमें आपने डाल दिया 100 ग्राम ऑफ सैंपल। सो कुछ सैंपल, कुछ सीमेंट आपका इधर पास कर जाएगा, ठीक है। तो जो पास कर जाएगा वो होगा फाइनर देन 90 माइक्रोन, फाइनर देन 90 माइक्रोन। जो पास नहीं कर पाएगा, जो यहाँ पे रिटेन कर जाएगा, वो होगा कोर्सर देन 90 माइक्रोन, कोर्सर देन 90 माइक्रोन। मतलब 90 माइक्रोन से बड़े वाले जो पार्टिकल साइज होंगे सीमेंट के, वो पास नहीं कर पाएंगे, और जो 90 माइक्रोन से छोटे होंगे वो इजीली पास कर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो रेसिड्यू बचता है ना, ये जो रेसिड्यू बचता है मींस जो कोर्सर है, ठीक है, जो रेसिड्यू बच गया उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देंगे। सो उसके बाद क्या करिए, एक्सप्रेस द retained weight of cement, retained weight of cement
सीमेंट इन परसेंटेज, ठीक है, एक्सप्रेस कर दिया। अब मुझे आप बताइए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मान लो कि ज्यादा रिटेन हुआ, अधिक परसेंट रिटेन हो गया, ओके, तो वो सीमेंट फाइन होगा या कोर्स होगा? अगर अधिक रिटेन हो रहा है तो वो सीमेंट की फाइननेस कम होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्टिकल 90 माइक्रोन साइज से बड़े हैं, समझ में आया? और अगर कम रिटेन हो रहा है तो इसका मतलब वो सीमेंट ज्यादा फाइन है, क्योंकि इसमें उसमें उस सीमेंट में बहुत सारे पार्टिकल्स आपका 90 माइक्रोन साइज से कम है, समझ में आया? तो परसेंटेज रिटेन अगर ज्यादा तो फाइननेस इज लेस, परसेंटेज रिटेन इज लेस देन फाइननेस इज ज्यादा। तो ये एक इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे डेवलप हो रही है, ओके। तो हम एक रिजल्ट आपको देंगे, इस रिजल्ट को आप याद रखिए। रिजल्ट फॉर ओपीसी, फॉर ओपीसी, ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ब्रैकेट पर लिख लीजिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। वेट ऑफ रेसिड्यू, weight of residue should not be greater than 10%. For PPC मतलब, PPC मतलब पोजोलोना पोर्टलैंड सीमेंट, पोजोलोना पोर्टलैंड सीमेंट, PPC मतलब पोजोलोना पोर्टलैंड सीमेंट। वेट ऑफ रेसिड्यू, weight of residue should not be greater than 5%. तो अब जरा लॉजिक को यूज करिए। हमने आपको क्या बोला था कि जिसका रेसिड्यू ज्यादा होगा वो सीमेंट उतना कम फाइन होगा, जिसका रेसिड्यू ज्यादा होगा वो सीमेंट उतना कम फाइन होगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि फाइननेस ऑफ पीपीसी, पोजोलोना पोर्टलैंड सीमेंट, इज ग्रेटर देन फाइननेस ऑफ ओपीसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, समझ में आया? तो इसके बारे में हम जब आगे हम फाइननेस को आपसे डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे फाइननेस की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्लस ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके सीमेंट के फाइननेस के ऊपर इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि यूपीएससी में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछी जा सकती है आपसे, तो हम प्रॉपरली स्टडी करेंगे प्रॉपर वे में। अभी तो केवल हम टेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, फिर जब टेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे फिर हम उसका इंपॉर्टेंस देखेंगे फाइननेस का। सीमेंट अगर फाइन है तो क्या क्या फायदे हैं या फिर क्या डिसएडवांटेजेस है, प्लस हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सीमेंट के फाइननेस पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका सीव टेस्ट। तो एक नोट बना के लिखिए, दिस टेस्ट is generally not performed, generally not performed, okay, this test is generally not performed। क्यों? क्योंकि इसका एक डिमेरिट है। इसका डिमेरिट क्या है? जब सीव एनालिसिस करते हैं तो हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं, तो सीमेंट का जब हम सीव एनालिसिस करेंगे तो हमको पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना है। तो ये जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपकी बनती है ये परफेक्ट नहीं बन पाती है, ओके। तो ये एक डिमेरिट है, नो परफेक्ट particle size distribution curve is obtained, particle size distribution curve is obtained
ठीक है। प्लस आप सोचो ना कि यहाँ पे केवल एक सीव, एक साइज ऑफ सीव को आप कंसिडर कर रहे हो, तो क्या मतलब ये उचित बात है? नहीं। ओके, हो सकता है सीमेंट में जो है आपका जो सीमेंट का ग्रेन्स है वो 90 माइक्रोन से तो फाइन है ही, और भी ज्यादा उसका फाइननेस हो सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि वो 90 माइक्रोन ही हो, लेकिन यहाँ पे एज ए स्टैंडर्ड 90 माइक्रोन का सीव कंसिडर किया गया है। सो इसलिए कहीं ना कहीं ये टेस्ट एक तरह का रफ टेस्ट है। ओके, अगर आपको तुरंत एक बेसिक आइडिया चाहिए, ओके, एक्यूरेट नहीं, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन एक बेसिक आइडिया, तो आप इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जनरली इसको यूज नहीं किया जा सकता, यूज नहीं किया जाता है। जनरली क्या है, सीमेंट का जो फाइननेस है उसको हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। जिसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा उसका फाइननेस ज्यादा, ये एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है फाइननेस की। अब ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया हम किन टेस्ट की मदद से कंप्लीट कर पाते हैं? एयर परमिएबिलिटी टेस्ट, सेडिमेंटेशन टेस्ट, है ना। तो इन टेस्ट का जो रिजल्ट निकल के आता है वो ज्यादा एक्यूरेट निकल के आता है, ऐसा कहा जाता है। समझ रहे हो? तो इसलिए इस टेस्ट के मदद से हम इस टेस्ट को परफॉर्म करके हम फाइननेस को जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते। मतलब सीमेंट का जो फाइननेस है इन स्टैंडर्ड टर्म्स, उसको ग्रेन साइज के फॉर्म में आप एक्सप्रेस नहीं करते हो। वी एक्सप्रेस द फाइननेस ऑफ सीमेंट इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो ध्यान रखिएगा कि फाइननेस को एक्सप्रेस करने का यूनिट क्या है? specific surface area. The unit of expressing the fineness of cement is specific surface area. यूनिट कहने का मतलब जैसे फोर्स को हम न्यूटन में लिखते हैं, उसी तरह फाइननेस ऑफ सीमेंट को कैसे लिखेंगे? स्पेसिफिक सरफेस एरिया में लिखेंगे। समझ रहे हैं? जिसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा उसका फाइननेस ज्यादा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको फील हो रहे हैं? ठीक है, तो अब चलिए जरा हम समझते हैं एयर परमिएबिलिटी मेथड। सेडिमेंटेशन मेथड जो है वो उतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एयर परमिएबिलिटी मेथड ज्यादा सिंपल मेथड है, नर्स एंड ब्लेन टेस्ट जिसको आप कहते हैं। तो हम इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये अब कैसे की जाती है जरा इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अभी लिखिएगा मत, अभी समझिए। हम क्या करते हैं, सीमेंट मतलब एक सीमेंट बेड बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम सीमेंट रख देंगे, ये हो गया सीमेंट बेड। जिस भी सीमेंट का आपको फाइननेस मेजर करना है उस सीमेंट को आपने एक पर्टिकुलर थिकनेस में आपने प्लेस कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात हो रही है एयर परमिएबिलिटी की। एयर मतलब किसी तरह से आपको एयर अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इधर से हम एयर पास करेंगे। ठीक है, हम एयर पास करेंगे, सीमेंट बेड से एयर पास करेंगे, और ये जो एयर है एक कोई पर्टिकुलर प्रेशर से हम पास करेंगे। ठीक है, ऐसा ही, ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही पास कर दिए, नहीं, वी विल पास विथ ए पर्टिकुलर प्रेशर। नाउ फिर एयर इधर से बाहर निकलेगा, सेम एयर, लेकिन उसका प्रेशर कुछ डिफरेंट होगा, P2। क्योंकि यहाँ पे सीमेंट है, मतलब आप किसी मटेरियल से आप किसी चीज को पास करवा रहे हो, तो वो जो चीज जो उस मटेरियल से पास हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो लॉस होगा। जैसे आप फ्रिक्शन, मतलब जब वाटर फ्लो करती है तो घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण कुछ ना कुछ जैसे हेड लॉस होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे ये जो सीमेंट बेड है ये इस एयर को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा तो उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। समझ रहा है? उसका जो प्रेशर है कम हो जाएगा। तो सीमेंट बेड ने आपका रेजिस्टेंस कितना प्रोवाइड किया? तो अगर हम पूछें कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सीमेंट बेड, भी कुछ मत लिखिएगा, समझिए, ऑफर्ड बाय सीमेंट बेड इक्वल टू कितना? डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन, तो P1 माइनस P2। ओके, सो मान लीजिए अगर रेजिस्टेंस हायर है, ओके, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब सीमेंट बेड ने ज्यादा रेजिस्टेंस दिया, तो ये जो डिफरेंस है, मतलब सीमेंट बेड ने अगर ज्यादा रेजिस्टेंस दिया, मतलब P2 का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। P2 का वैल्यू अगर बहुत कम हो जाएगा तो P1 माइनस P2 की जो वैल्यू है, ये जो डिफरेंस है, ये अधिक हो जाएगी। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब क्या है कि सरफेस एरिया ज्यादा है ना, इसलिए एयर को ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा मींस फाइननेस ज्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं
सरफेस एरिया ज्यादा है। समझ रहे हैं? अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब सरफेस एरिया ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा है कहने का मतलब है ये जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर की जिस प्रेशर से आपने एयर पास किया और जिस प्रेशर से एयर बाहर निकला वो बहुत कम होगी, तो वो डिफरेंस ज्यादा होगी। तो आपका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होगा, क्योंकि वो डिफरेंस इसलिए अधिक है क्योंकि आपका सीमेंट बेड अधिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, और वो अधिक रेजिस्टेंस कब प्रोवाइड कर सकता है? जब सरफेस एरिया ज्यादा हो। तो सरफेस एरिया ज्यादा मतलब हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि वो सीमेंट ज्यादा फाइन है। समझ रहे हैं? तो ये है आपका कंसेप्ट ऑफ एयर परमिएबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो इसमें हम ये प्रेशर डिफरेंस मेजर करके पता लगाते हैं आपका सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ द सीमेंट किसी तरह से। तो लिखिए, हेडिंग बनाइए, एयर परमिएबिलिटी टेस्ट, एयर परमिएबिलिटी टेस्ट और नर्स एंड ब्लेन टेस्ट, और नर्स एंड ब्लेन टेस्ट। इसमें जो apparatus यूज होती है वो नर्स एंड ब्लेन apparatus यूज होती है, ध्यान रखिएगा। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, दिस मेथड of measuring fineness of cement, is based on the measurement of surface area of the cement, Next point, as we know that for a constant volume sample, the surface area for coarser grain sample will be lesser as compared to the surface area of fine grain sample. The surface area of fine grain sample for the same material. Next, लिखिए, this method involves, कहीं पर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रही होगी। ओके, तो ये जो बिल्डिंग मटेरियल की कोर्स है ये पेड कोर्स है। ओके, पेड कोर्स है, आप कंप्लीट कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। ये जो अभी वीडियो चल रही है ये पब्लिक वीडियो चल रही है, हम कंक्रीट से प्राइवेट वीडियो डालना शुरू करेंगे। तो आप सीमेंट देखिए अच्छे से, आपको अगर आनंद आता है, आपको समझ में आता है, अगर आपको लगता है कि आपको एनरोल करना चाहिए तो आप एनरोल कर सकते हैं फ्रॉम कंक्रीट। ओके, प्रेशर P1 एंड मेजर the pressure difference, measure the pressure at opposite end, opposite end of the cement bed
of the cement bed let P2, let P2। अब डायग्राम बनाइए। सीमेंट बेड, अभी इधर से आपने एयर पास किया एट प्रेशर P1 और इधर से आपका एयर निकला एट प्रेशर P2। तो लिखिए रेजिस्टेंस टू एयर, रेजिस्टेंस टू एयर आपको कितना, P1 माइनस P2, ठीक है। दिस इज योर रेजिस्टेंस टू एयर। सो लिखिए आगे, हायर द रेजिस्टेंस, higher the resistance to air, that is P1 minus P2 is greater, then it implies that cement is fine, because specific surface area will be more, okay। so ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट की मदद से आप क्या करते हो, जो सीमेंट है उसका जो फाइननेस हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो लिखिए फाइननेस ऑफ सीमेंट is measured in terms of specific surface area, अब स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता क्या है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया इक्वल टू सरफेस एरिया अपॉन वेट ऑफ सीमेंट। जितने भी वेट सीमेंट का जो भी वेट है उसका वेट से आप डिवाइड कर दो, मतलब सीमेंट बेड में जो आपने जिस पर्टिकुलर वेट ऑफ सीमेंट कंसिडर किया है उस वेट को डिवाइड कर देंगे, वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा मींस फाइननेस ज्यादा। अब बात करते हैं रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट, सो फॉर ओपीसी, ओके, तो यहाँ पे जो रिजल्ट है ये कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि फॉर ओपीसी द स्पेसिफिक सरफेस एरिया शुड नॉट बी लेस देन 2550 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम ऑफ सीमेंट। आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया इससे कम नहीं होना चाहिए। फॉर पीपीसी मतलब पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, स्पेसिफिक सरफेस एरिया शुड नॉट बी लेस देन 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ओके। सिमिलरली आपका और भी बहुत सारा सीमेंट है, ये तो ओपीसी के लिए इतना है। फिर हाई एल्यूमिना सीमेंट HAC, फॉर HAC ब्रैकेट में लिखते चलिए हाई एल्यूमिना सीमेंट, इसके लिए भी स्पेसिफिक सरफेस एरिया शुड नॉट बी लेस देन 2250। इसको जरा चेंज कर लीजिए, ये क्या है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। नाउ फॉर LHC, ये सारे सीमेंट के टाइप्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, आगे आएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का जो वीडियो आएगा उसके बाद आएगा ये टाइप्स ऑफ सीमेंट, तो वहां पे आपको डिस्कस करेंगे। LHC क्या है,
लो हीट सीमेंट, लो हीट सीमेंट का जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है ये 3200 से कम नहीं होना चाहिए, 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर RHC, RHC मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया इट शुड नॉट बी लेस देन 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। फॉर सुपर सल्फेट सीमेंट, फॉर SSC सुपर सल्फेट सीमेंट स्पेसिफिक सरफेस एरिया शुड नॉट बी लेस देन 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो ये जो आपको मैंने रिजल्ट दिया अभी, इन रिजल्ट को ऑब्जर्व करके, इन रिजल्ट को देख के आपको क्या अंदाजा लगता है? इन रिजल्ट को देख के यही अंदाजा लगता है जिसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया सबसे ज्यादा, उसका फाइनेस ज्यादा, मतलब इन सारे सीमेंट में से सबसे ज्यादा फाइनेस किसका होगा? सुपर सल्फेट सीमेंट का, SSC का। और सबसे कम फाइन कौन होगा? OPC या फिर हाई एल्यूमिना सीमेंट, ये सबसे कम फाइन होगी। और सबसे ज्यादा फाइनेस किसकी होगी? SSC का, ठीक है, सुपर सल्फेट सीमेंट। समझ रहे हैं? तो दिस इज ऑल अबाउट योर फाइनेस टेस्ट। अभी जो अदर और एक टेस्ट है सेडिमेंटेशन कंसेप्ट या फिर वैगनर टर्बिडिटी मीटर टेस्ट, ये टेस्ट भी स्पेसिफिक सरफेस एरिया को ही निकालता है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है, इसलिए उस टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, यूपीएससी में आपसे पूछेगा नहीं उसके बारे में। हाँ, बस ऑब्जेक्टिव पर्पज से आप नाम याद रखो, और मान लो अगर शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाए, आप नाम तीनों लिखना, लेकिन इन दो टेस्ट को एक्सप्लेन कर देना और ये सारे रिजल्ट लिख देना। तो ये सारे रिजल्ट आप याद रखिए, बाय हार्ट रखिए, ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ, है ना। तो याद करिए इन सब चीजों को, ये जो रिजल्ट है ये याद करने लायक चीज है, क्योंकि एग्जाम में अगर याद नहीं रहेगा तो और अगर आप लिखोगे नहीं तो आपका मार्किंग कम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा डिटेल अबाउट योर टेस्ट। अब हम जरा फाइनेस, जो हमने अभी देखा कि फाइनेस टेस्ट हमने किया, तो ये आखिर क्यों किया, इसका पर्पस क्या था, जरा इन सब चीजों के बारे में समझते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है फाइन, अगर कोई सीमेंट ज्यादा फाइन है तो उससे हमें फायदा क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ, हेडिंग बनाइए, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेस ऑफ सीमेंट। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि देखिए, कोई सीमेंट अगर ज्यादा फाइन है तो इसका मतलब क्या है? उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो क्या होगा कि अब जब सीमेंट में पानी मिलाओगे तो वाटर को ज्यादा एरिया मिल रहा है रिएक्शन के लिए, मतलब रिएक्शन स्पेस ज्यादा है, मतलब हाइड्रेशन जल्दी जल्दी होगा। तो हाइड्रेशन जल्दी जल्दी होगा तो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट जल्दी जल्दी होगा, समझ रहे हैं? तो अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट जल्दी होगा, ठीक है, ये इंप्रूव होगी। कोई सीमेंट अगर ज्यादा फाइन है तो उसका जो अर्ली स्ट्रेंथ है, मतलब शुरुआती टाइम में जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगा, लेकिन जो उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जो अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है इट विल इंक्रीज, क्योंकि आपको रिएक्शन स्पेस ज्यादा मिल रहा है, हाइड्रेशन के लिए जो स्पेस चाहिए वो ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, इसलिए सीमेंट और पानी को रिएक्शन स्पेस ज्यादा मिल रहा है, इसलिए द अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट विल इंक्रीज। ओके, नाउ तो अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट विल इंक्रीज, कहने का मतलब इसका उल्टा आप ऐसा समझ सकते हो, मतलब सीमेंट कम टाइम में ज्यादा स्ट्रेंथ का हो जाएगा। ज्यादा स्ट्रेंथ का हो जाने का मतलब क्या? धीरे धीरे ठोस हो रहा है, मतलब जल्दी जल्दी वो ठोस हो रहा है। कहने का मतलब जो सेटिंग टाइम है, ठीक है, सेटिंग टाइम जो है ये कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही है। तो अगर आपका सीमेंट का जो फाइननेस है अगर वो इंक्रीज होता है तो सेटिंग टाइम जो है सीमेंट का वो डिक्रीज होता है, समझ में आया? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जरा डिस्कस करते हैं। अगर मान लो सीमेंट ज्यादा फाइन है तो सीमेंट का जो कोहेसिवनेस है ना, मतलब सीमेंट पार्टिकल, सीमेंट में जो सीमेंट और सीमेंट में जो चिपकने का प्रॉपर्टी है, कहने का मतलब है कोहेजन मतलब क्या? द अट्रैक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, एडिशन मतलब
द अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल, इस तरह से समझ सकते हो। तो अगर सीमेंट ज्यादा फाइन है तो सीमेंट का कोहेसिवनेस इंक्रीज हो जाएगा। तो जब ऐसे सीमेंट को यूज करके जब आप कंक्रीट बनाओगे तो ऐसे सीमेंट का कोहेसिवनेस इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे सीमेंट का अगर कोहेसिवनेस मतलब चिपकने की प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी, तो इस कारण से ये ब्लीडिंग एक एक्शन होती है, ब्लीडिंग फेलियर, ओके, कंक्रीट की। तो ये कहीं ना कहीं वो ब्लीडिंग को कम करता है, ओके, ब्लीडिंग को। तो आप लोगों ने सुना कि अगर सीमेंट फाइन है तो उस सीमेंट को यूज करके जो कंक्रीट आप बनाओगे उसमें ब्लीडिंग कम होगी। तो जरा हम समझ लें दो लाइन कि ब्लीडिंग क्या होता है। तो ब्लीडिंग मतलब होता ये है कि मान लो सीमेंट से पानी अलग होके और वाटर जो है ये टॉप पे आ जाए, अधिक सारा पानी, और ऊपर एक सीमेंट पेस्ट बन रहा है, इसको लायटेंस कहते हैं, लायटेंस, ठीक है। ये जो ऊपर सीमेंट पेस्ट बन गया जो बहुत ज्यादा गीला है, पानी देखिए आपको ऊपर दिख रहा है, तो ये प्रोसेस को ब्लीडिंग कहते हैं। मींस कंक्रीट से पानी अलग हो गया। अब ये बेसिकली क्यों होगा, मान लो ये आपका कंक्रीट है, तो कंक्रीट में क्या होता है, कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट होते हैं, फाइन एग्रीगेट होते हैं, प्लस बाइंडिंग मटेरियल मतलब सीमेंट आप यूज करोगे, ठीक है। मान लीजिए कि जो बाइंडिंग मटेरियल है ये कोर्स एग्रीगेट वगैरह को अच्छे से पकड़ के अच्छे से बॉन्डिंग बना के नहीं रख पाया अपने में, ठीक है। तो इस कारण से क्या होगा, जितने भी कोर्स एग्रीगेट होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो अब आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लगाइए, नीचे कोई स्पेस वॉल्यूम कोई वॉल्यूम नीचे ऑक्युपाई कर रहा है, तो नीचे का जो चीज है वो ऊपर जाएगा ना, तो जितने भी पानी थे वो सारे ऊपर निकल जाएंगे ना, तो ये सरफेस पे अपीयर होंगे, ठीक है, जिसको लैटेंस कहा जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे ब्लीडिंग कहा जाता है। अब ये जो सरफेस पे पानी आ रहा है ये ऊपर जो सीमेंट है उसके साथ मिक्स होकर एक पेस्ट जैसा आपको दिखेगा, यहाँ पे डायग्राम आपको देख पा रहे होंगे कितना सारा पानी है, ओके, सरफेस के ऊपर। तो इस प्रोसेस को हम ब्लीडिंग कहते हैं, ठीक है, ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। नाउ अब ये देखिए, ये जब पानी ऊपर निकल रही है तो ये अपना एक वाइड स्पेस बना रही है, एक पोर बना रही है, ठीक है। तो इनके कारण कहीं ना कहीं कंक्रीट में परमिएबिलिटी भी होता है। ये जो ब्लीडिंग चैनल है, ओके, जब कंक्रीट में ब्लीडिंग हो रही है तब जो चैनल बन रही है उन चैनल के कारण ही कंक्रीट परमिएबल होता है बेसिकली, ओके। सो वेल इसके बारे में हम और ज्यादा डिटेल में कंक्रीट में डिस्कस करेंगे, मैं इस पर परफेक्टली प्रॉपर नोट्स भी लिखा दूंगा। बस यहाँ पे मेरे को ये समझाना है आपको कि अगर फाइननेस होता है तो ब्लीडिंग कम होगा, रेड्यूसेस ब्लीडिंग। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, देखिए अगर कंक्रीट फाइन है तो उसका कोहेसिवनेस ज्यादा होगा, अगर कोहेसिवनेस ज्यादा होगा मतलब उसका बॉन्डिंग अच्छे से वो बॉन्ड कर पाएगा चीजों को, कोहेसिवनेस ज्यादा अच्छे से बॉन्ड कर पाएगा, कहने का मतलब है सीमेंट जो सीमेंट है वो अपने में भी चिपकेगा, प्लस सीमेंट जो है ना अपने में चिपकेगा तो एग्रीगेट्स को अच्छे से पकड़ मतलब अच्छे से चिपका सकता है अपने साथ, मतलब एग्रीगेट का जो बॉन्डिंग है वो परफेक्टली प्रॉपरली बॉन्डिंग हो सकता है अच्छे से, ठीक है। प्लस दूसरी बात, एक तो ये हो गया, दूसरी बात ये, चूंकि ये फाइन है, चूंकि ये फाइन है इसलिए इनके बीच का जो वॉइड स्पेस होगा, ठीक है, सीमेंट पार्टिकल्स के बीच वो बहुत कम होंगे। अगर फाइननेस है मतलब इसका कहने का मतलब है एक तरह से मॉलिक्यूल्स जो है सीमेंट के वो बहुत क्लोज क्लोज होंगे, तो वाटर उतना जल्दी बाहर ऊपर नहीं आ पाएगा उतने, मतलब जैसे कि अगर सीमेंट अगर कोर्स है तो चूंकि वॉइड स्पेस ज्यादा होगा तो पानी ऊपर आ जाएगा, लेकिन अगर फाइन है तो वो ऊपर नहीं आ पाएगा। अगर सोचे तो ऐसा, अगर आप सोचोगे तो ऐसा फील कर सकते हो। तो यही चीज है, अगर फाइननेस अच्छी होती है तो एग्रीगेट क्या होता है, नीचे सेट नहीं होता है, जिस कारण से पानी ऊपर नहीं आती है, ठीक है, वो प्रॉपर एक मिक्सचर बना के रखता है, ओके। प्लस वाटर सीमेंट रेशियो भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब सीमेंट में मान लो आप ज्यादा पानी डाल दिया कंक्रीट बनाते वक्त, जनरली वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 0.6 से अधिक होता है वाटर सीमेंट रेशियो तो ये ब्लीडिंग होने की चांसेस बढ़ जाती है, ठीक है। सो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो फाइननेस ऑफ सीमेंट है ना, अगर सीमेंट आपका अधिक फाइन है तो ब्लीडिंग होने का चांसेस कम होगा, तो ये एक एडवांटेज है, ठीक है, इट रिड्यूसेस ब्लीडिंग। ध्यान रखिएगा नोट बना के, इसके बारे में और डिटेल में और अच्छे तरह से हम बनाएंगे, नोट्स लिखवाएंगे, ब्लीडिंग सेग्रीगेशन क्या है, ब्लीडिंग क्या है, उनका डिफरेंस क्या है, जब कंक्रीट पढ़ाएंगे, सीमेंट के बाद पढ़ाएंगे कंक्रीट तो वहां पर बताएंगे अच्छे से, और ठीक है, क्योंकि और कुछ कुछ टर्म्स आपको जानना चाहिए,
जैसे कि वर्केबिलिटी क्या है, क्रीप क्या है, श्रिंकेज क्या है, सब कुछ बताएंगे। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, वर्केबिलिटी, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, लो स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ सीमेंट वगैरह तो इसी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेल चलिए हम अभी अपना जो सब्जेक्ट है वो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट पे ही रहते हैं। ब्लीडिंग का एक टर्म आ गया था तो थोड़ा डिस्कस कर दिए। तो अब हमने देखा एडवांटेज के बारे में, अब जरा एक डिसएडवांटेज के बारे में देखिए। अगर सीमेंट आपका ज्यादा फाइन है तो क्या होगा, ऐसे सीमेंट आपका देखिए, सीमेंट अगर ज्यादा फाइन है तो क्या है, स्ट्रेंथ जल्दी गेन कर रहा है, मतलब कम समय में स्ट्रेंथ ज्यादा गेन कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे कारणों के कारण, मतलब कम समय में ज्यादा स्ट्रेंथ गेन करने के कारण उसमें श्रिंकेज एंड क्रैकिंग, मतलब ऐसा कंक्रीट, ठीक है, ऐसा कंक्रीट जिसको फाइन सीमेंट को यूज करके बनाई गई है, ऐसे सीमेंट, ऐसे कंक्रीट का स्ट्रेंथ जल्दी डेवलप होगा तो उसमें श्रिंकेज एंड क्रैकिंग होने की चांसेस है। ठीक है, श्रिंकेज के कारण क्रैकिंग होने की चांसेस होती है, बढ़ जाती है। तो ये एकमात्र डीमेरिट है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले लिखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेस ऑफ सीमेंट। तो लिखिए, with increase in fineness of cement, the initial strength of cement increases due to fast hydration, but ultimate strength remains same. Ultimate strength में कोई प्रभाव नहीं है, but initial strength increase होता है। ओके, क्योंकि हाइड्रेशन जल्दी जल्दी होता है, क्योंकि स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा है तो रिएक्शन स्पेस ज्यादा है। वाटर और सीमेंट पार्टिकल के लिए रिएक्शन स्पेस ज्यादा है, इसलिए हाइड्रेशन जल्दी जल्दी होता है। तो हाइड्रेशन जल्दी जल्दी होता है, अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट जल्दी जल्दी होता है, तो इसका मतलब क्या है कि सेटिंग टाइम डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर फाइननेस ज्यादा है सीमेंट का और ऐसे सीमेंट को यूज करके आपने कंक्रीट मिक्स बनाया है, तो जब आप उसको कंपैक्ट करोगे वाइब्रेटर के द्वारा तो ब्लीडिंग होने की संभावनाएं कम हो जाती है। इसको अंडरलाइन करिए इस टर्म को, इसको हम और डिटेल में समझाएंगे आगे कंक्रीट में कि ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर फाइननेस ज्यादा है किसी सीमेंट का और उस सीमेंट को यूज करके आप किसी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो, जैसे मोर्टार बना रहे हो या फिर प्लास्टरिंग कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे सीमेंट का श्रिंक होने का चांसेस बढ़ जाता है, ऐसे सीमेंट पेस्ट का श्रिंकेज की चांसेस बढ़ती है एंड क्रैक हो जाती है। ठीक है, तो ये एक नोट लिखिए, श्रिंकेज एंड क्रैकिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट। तो अगर आपका सीमेंट ज्यादा फाइन है तो श्रिंकेज एंड क्रैकिंग हो सकता है ऐसे सीमेंट पेस्ट में। ठीक है, तो ये सारे हो गए इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइननेस ऑफ सीमेंट। नाउ अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फाइननेस ऑफ सीमेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो फाइननेस ऑफ सीमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट सुनो सबसे पहले, फिर हम लिखवाएंगे आपको। देखिए, जो जब आपने सीमेंट बनाया तो सीमेंट आपने कैसे बनाया, आपने डिफरेंट रॉ मटेरियल को लिया, कैल्कारेशियस एंड नेग्रालेशियस रॉ मटेरियल को लिया, उसको प्रॉपर्ली मिक्स किया। सबसे पहले मिक्स करने के बाद उसको हीट किया, फिर क्लिंकर बन गए और उस क्लिंकर को आपने क्या किया, पल्वराइज किया या फिर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो कि सीमेंट कहलाता है। समझ में आया? तो इसी प्रोसेस में छिपा हुआ है फैक्टर अफेक्टिंग फाइननेस ऑफ सीमेंट। ओके, एक्चुअली जब आप सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो उसी वक्त ना चाहोगे कि सीमेंट आपका अधिक फाइन हो, आप अधिक से अधिक फाइन बनाने का कोशिश करोगे। तो सबसे पहला कि आप किस तरह का, अच्छा सबसे पहला ये होगा कि फॉर एग्जांपल मान लो कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, मान लो कि आपके सीमेंट में आयरन ज्यादा है। आपको पता है आयरन के कारण क्या होता है, सीमेंट में आयरन ऑक्साइड के कारण हार्डनेस आती है। ठीक है, तो मान लो कि सीमेंट में आयरन या फिर सिलिका की कंटेंट ज्यादा है या फिर आयरन की कंटेंट ज्यादा है। ओके, तो सीमेंट आपका ज्यादा हार्ड हो जाएगा, मतलब जो क्लिंकर बनेगा ना, ठीक है, वो ज्यादा हार्ड बन जाएगा। अब वो हार्ड क्लिंकर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना उतना आसान नहीं है, मतलब ऐसे हार्ड क्लिंकर अगर बन गए उसका पल्वराइजेशन उतना आसान नहीं होता। तो ऐसे हार्ड क्लिंकर को यूज करके अगर सीमेंट बनाओगे तो वो सीमेंट ऑब्वियसली उतना फाइन होगा नहीं। तो कंपोजिशन ऑफ सीमेंट एक फैक्टर है जो कि सीमेंट का फाइननेस पर इफेक्ट करता है। और एक फैक्टर क्या है कि जो आपने रॉ मटेरियल कंसीडर किया उसको आपने कितना ज्यादा हीट किया। मान लो कि सीमेंट में आपका आयरन ऑक्साइड है, सिलिका है, अभी इनको बहुत ज्यादा हीट कर दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट कर दिया, तो इस कारण से भी आपका जो क्लिंकर है वो हार्ड हो जाता है।
तो हमको ज्यादा भी हीट नहीं करना है, बहुत ज्यादा मींस एक्सेस कोई चीज अगर कर देते हो तो क्या प्रॉब्लम ही होता है, ठीक है। तो एक्सेस हीट नहीं करना है। तो अगर आप एक्सेस हीट करोगे तो क्लिंकर्स जो बनेंगे, क्लिंकर वो हार्ड बन जाएंगे, तो उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना उतना आसान नहीं होता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इस पे हम लिखवाएंगे इसको, आप सुनिए पहले। किस तरह का आप जो मशीन है, मतलब जो 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 मशीन आप यूज करते हो सीमेंट को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, पल्वराइजिंग मशीन, वो किस तरह का मशीन आप यूज करते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है फाइननेस ऑफ सीमेंट। अगर आपके पास ज्यादा अच्छा पावरफुल मशीन है तो आप सीमेंट को अधिक फाइन बना पाओगे, लेकिन अगर आपके पास पावरफुल मशीन नहीं है तो आपका सीमेंट फाइन नहीं होगा, ठीक है। तो लिखिए, फैक्टर अफेक्टिंग फाइननेस ऑफ सीमेंट, केमिकल कंपोजिशन, chemical composition and the degree of calcination and the degree of calcination influence the hardness of the clinker, the hardness of the clinker, and hence fineness to which the cement is ground, and hence fineness to which the cement is ground। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है आपका, कि मान लो आपका सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन कुछ ऐसा है, जैसे कि आपका सीमेंट में ज्यादा आयरन ऑक्साइड है, प्लस सिलिका भी ज्यादा है, ठीक है, ये सारे ज्यादा है, अधिक है। तो ये हो गया केमिकल कंपोजिशन। ये अगर इनकी क्वांटिटी अधिक है, प्लस आपने उसको बहुत ज्यादा हीट भी कर दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा समय तक, अधिक समय तक, जितना रिक्वायर्ड था उससे भी ज्यादा समय तक आपने उसको हीट कर दिया, बर्न कर दिया, तो क्या होगा, जो क्लिंकर आपका बनेगा ना वो ज्यादा हार्ड बन जाएगा। तो जो ऐसे हार्ड क्लिंकर आपके बन जाएंगे, इन हार्ड क्लिंकर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना, या फिर फाइननेस, इसको बहुत फाइन या फिर जीरो, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल साइज में कन्वर्ट करना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये हार्ड क्लिंकर आपका बन गया है ना। सो आगे लिखिए, एंड pulverization of hard clinker is difficult। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा, टाइप ऑफ पल्वराइजिंग मशीन, type of pulverizing machine affect the fineness of cement, affects the fineness of cement। okay, well, तो with this we have completed the first type of test। तो आपने देखा कि हमने टेस्ट को कितने अच्छे से आराम से पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, चीजों को समझ समझ के लिखा है। तो आप भी इसी तरह से कॉपी पे लिखिए, नोट्स बनाइए, टाइम टू टाइम आप रिवीजन करते रहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट के ऊपर, जो कि है कंसिस्टेंसी टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है।